60। 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हारजो साईं। हम अगले 20 मिनट में आपको देश और दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखेंगे राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एसीबी का एक्शन लगातार जारी है और इस बार एसीबी के ट्रैप में आ फंसी है एक बड़ी मछली। जी हां, जयपुर में एसीबी ने लेबर कमिश्नर को 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। प्रतीक झांझड़िया नाम के इस लेबर कमिश्नर ने रिश्वत वसूली के लिए बाकायदा 2 दलाल रखे थे जो लेबर अधिकारियों से मासिक बंदी वसूली करते थे। एसीबी ने इन दोनों दलालों को भी गिरफ्तार कर लिया है। इनमें एक व्यक्ति का नाम रवि मीणा है जो आर्थिक सलाहकार परिषद में विशेष अधिकारी के पद पर है, जबकि दूसरा आरोपी दलाल अमित शर्मा है। ये कार्रवाई एसीपी के डीजी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश शैमन के निर्देशन में डीएसपी मांगीलाल के नेतृत्व में की गई। झुंझुनू का रहने वाला प्रतीक झांझड़िया भारतीय डाक सेवा में वर्ष 2011 बैच का अफसर है। वो पहले बिजनेस डेवलपमेंट विभाग डाक सेवा में डिप्टी जनरल मैनेजर था। इसके बाद राजस्थान में डेपुटेशन पर आ गया जहां उसे लेबर कमिश्नर बनाया गया। बताया जा रहा है कि आईएएस नहीं होने के बावजूद झाझड़िया ने अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर पहले डेपुटेशन पर राजस्थान आया और लेबर कमिश्नर की पोस्ट हथियाने में सफल रहा, जबकि इस पोस्ट पर आईएएस सीनियर आरएएस रैंक के अफसर ही कमिश्नर लगाए जाते हैं। प्रदेश में कई जगहों पर रफ्तार का कहर देखने को मिला, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। जयपुर के गोविंदगढ़ थाना इलाके के बेलखड़ में हुए दर्दनाक हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब बेलखड़ मोड़ के पास कार बेकाबू होकर हाईवे की दूसरी लेन में पलटते हुए ट्रेलर में जा घुसी, जिसके बाद कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और कार सवार लोगों ने दम तोड़ दिया। हादसे के बाद हाईवे पर घंटों आवाजाही भी बाधित रही। वहीं नागौर में बेलगाम डंपर ने 2 लोगों की जान ले ली। हादसा रियाबड़ी तहसील में हुआ जब एक डंपर ने मोटरसाइकिल को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें बाइक पर सवार 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जाता है कि बाइक सवार सूखाराम और डालूराम डेगाना से जलगाना गांव की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में धमनिया के पास डंपर काल बनकर आया और दोनों लोगों को मौत की नींद सुला गया। हादसे में एक शव के तो चिथड़े उड़ गए। इधर दौसा में टायर फटने के बाद एक पिकअप वैन बेकाबू होकर हादसे का शिकार हो गई। बेकाबू वैन सड़क पर लगे होर्डिंग से टकरा गई। गनीमत रही कि पिकअप वैन पर सवार दोनों लोग बाल बाल बच गए। इसे कहते हैं अनदेखे हाथ बटेर लगना। पकड़े गए तो डीजल चोरी, लेकिन हाथ लग गई शराब। जी हाँ, सीकर में पुलिस ने जब टैंकर से हो रही डीजल चोरी की खबर पर छापेमारी की तो दोहरी सफलता हाथ लग गई। पुलिस ने डीजल चोरी के साथ साथ नकली शराब बनाने के कारोबार का भी पर्दाफाश कर दिया और इस अवैध कारोबार में शामिल 4 शराब तस्करों को भी धर दबोचा। जानकारी के मुताबिक डीजल चोरी की खबर पाकर जब पुलिस मौके पर पहुंची और तलाशी शुरू की तो इस दौरान वहां कैंपर गाड़ी मिली जिसमें अवैध शराब भरी हुई थी। पुलिस को मौके पर स्प्रिट के 2 ड्रम भी मिले। यहाँ पर राजेंद्र यादव नाम का व्यक्ति नकली शराब बनाने का काम कर रहा था। इसके साथ साथ वह डीजल चोरी भी कर रहा था। पुलिस ने मौके से राजेंद्र यादव सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ साथ डीजल के टैंकर और कैंपर गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। 4 आदमियों ने गिरफ्तार किए और कार्रवाई जारी है। ये अपने गोकुलपुरा तिराहे पर बीकानेर बाईपास है। गोकुलपुरा गाँव से निकलते हैं, वहाँ पर बीकानेर हाईवे पर एक ढाबा है, उस ढाबे के पीछे ये कार्रवाई करेगा। कोरोना जैसी महामारी के संकट काल में भी बेईमान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। डूंगरपुर में भी पुलिस ने ऐसी ही बेईमानी का भंडाफोड़ किया है, जहां सरकारी स्कूलों में बच्चों को बांटे जाने वाले राशन की हेराफेरी हो रही थी। पुलिस ने रतनपुर रोड स्थित एक ट्रांसपोर्टर वाडीलाल कलाल के घर छापेमारी की तो आंखें हैरत से फटी रह गईं। यहां सरकारी गेहूं और चावल के बोरे भरे हुए थे। इतना ही नहीं, वहां एक ट्रक में सरकारी अनाज भी भरा था, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। पुलिस के मुताबिक जब्त किया गया राशन सरकारी स्कूलों में बच्चों को बांटने के लिए लाया गया था, लेकिन बच्चों में बांटने की बजाय इसकी कालाबाजारी की जा रही थी। पुलिस ने घर को सीज कर दिया और पूरी कार्रवाई की सूचना रसद विभाग के साथ साथ शिक्षा विभाग को भी दे दी है।
सरकारी राशन की बरामदी के बाद ये बात तो साफ हो गई है कि जन कल्याण के लिए चल रही सरकारी योजनाओं में जमकर हेरा फेरी हो रही है और इस खेल में छोटे कर्मचारियों से लेकर बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। मास्क से ढके होने के कारण विश्राम सिंह और गफ्फार के चेहरे की खुशियां आप भले ही न देख पा रहे हो, लेकिन उनका दिल जो राहत भरी खुशी महसूस कर रहा है उसे बयां करना मुश्किल है। गले में माला पहने इन दोनों को नई जिंदगी जो मिली है। भरतपुर के विश्राम सिंह और बूंदी के गफ्फार अपने परिवार के अच्छे दिन लाने के लिए सऊदी अरब गए थे, लेकिन वहां उनकी जान पर बनाई। दरअसल जिस कंपनी के साथ वो एग्रीमेंट कर वहां नौकरी के लिए गए थे, उसने एग्रीमेंट पूरा होने के बाद इन्हें बंधक बना लिया। कंपनी ने इनके सभी कागजात भी जब्त कर लिए। इतना ही नहीं, इनसे जमकर काम भी लिया गया और उसके लिए कोई पैसा भी नहीं दिया गया। हालात ये हो गए कि ये लोग पाई पाई के लिए मोहताज हो गए। इस दौरान इन्होंने अपनी दुख भरी कहानी का वीडियो कांग्रेस नेता चरमेश शर्मा के पास भेजा और फिर चरमेश शर्मा की कोशिशों के बाद इनकी वतन वापसी मुमकिन हो पाई। सैलरी भी नहीं रही, सैलरी भी रोक रखी 3 महीना की, वो भी नहीं रही। खाना पीना बंद कर दिया, गर्मी में मरते रहते, भूखे प्यासे रहते और दूसरे से मांग के हमने पेट पालन किया। कोरोना की मार झेल रहे हाड़ौती के किसानों को इस बार दोहरी खुशी नसीब हुई है। पहली मानसून की दस्तक और दूसरी धान की रोपाई में एक्सपर्ट माने जाने वाले बिहारी खेतिहर मजदूरों का आना। दरअसल कोरोना के कारण पिछले 2 साल से बिहार के खेतिहर मजदूर कोटा सहित पूरे हाड़ौती इलाके में नहीं आ पा रहे थे, जिसका धान की खेती पर विपरीत असर दिख रहा था। लेकिन इस साल हाड़ौती और घर अनाज का ढेर लगेगा। हालांकि किसानों ने 1 महीने पहले ही बिचड़े डालकर धान की पौध तैयार कर ली थी, लेकिन बुआई के लिए बिहारी भाइयों का इंतजार था। वहीं बिहारी मजदूरों के सामने भी रोजी रोटी का संकट था, लेकिन कोरोना की रफ्तार में कमी आने और ट्रेनों की आवाजाही शुरू होते ही इन किसानों के साथ साथ मजदूरों का इंतजार भी खत्म हो गया है। तो भी लोग जितने भी किसान धान की फसल लगवाते हैं वो बिहारियों के बगैर धान की फसल हमें असंभव है, क्योंकि इन्हें बहुत सफाई से काम करते हैं, बहुत तेजी से काम करते हैं। कोरोना आया तो दिक्कत आया, कुछ बहुत ज्यादा दिक्कत आ गया कोरोना काल में। परेशानी हो गया, काम बंद हो गया, मजदूरी बंद हो गया, ट्रेन गाड़ी सब बंद हो गया। कहते हैं असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। हालांकि कई लोग असफलता से घबराकर निराश हो जाते हैं और अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाते, लेकिन बाड़मेर के एक युवा ने लगातार हाथ आ रही असफलताओं के बावजूद कोशिश जारी रखी और ये बात सच कर दिखाई कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बाड़मेर के कवास गांव में चल रहा ये जश्न गणेश परमार के हौसले और जज्बे की कहानी कह रहा है, जिसने 12 बार असफल होने के बाद भी हार नहीं मानी और 13वीं कोशिश में फ्लाइंग ऑफिसर बनने का कारनामा कर दिखाया। 6 साल से एयरफोर्स में जनरल सर्विस करते हुए गणेश का चयन फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर हुआ है। हाल ही में वायुसेना एकेडमी हैदराबाद में आयोजित पासिंग आउट परेड में गणेश परमार को भारतीय वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने फ्लाइंग ऑफिसर की रैंक प्रदान की। गणेश का कहना है कि कोई भी सफलता आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए लगातार मेहनत के साथ साथ लगन और धैर्य की जरूरत होती है। गणेश की इस सफलता से परिवार के लोग फूले नहीं समा रहे हैं, तो गांव वाले गर्व महसूस कर रहे हैं। ये मेरा कोई पहला प्रयत्न नहीं था, मेरे 12 असफल प्रयत्न रहे हैं। उसके बाद ये 13वें प्रयत्न में जो है SSB बोर्ड ने सोचा कि मैं कैपेबल हूँ ऑफिसर बनने के लिए एयरफोर्स में, तो उन्होंने मेरा चयन किया। हर किसी का सपना होता है कि उसका अपना आशियाना हो। इस सपने को पूरा करने के लिए लोग कड़ी मेहनत भी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी कई लोगों का ये सपना साकार नहीं हो पाता है। लेकिन जैसलमेर में लोगों ने ये काम भगवान के भरोसे छोड़ा है।
सुनने में ये थोड़ा अटपटा जरूर लग रहा है, लेकिन लोगों को इस पर पूरा विश्वास है। मान्यता है कि जैसलमेर से 12 किलोमीटर दूर स्थित भगवान गणेश जी का एक ऐसा मंदिर है जहां स्थापित चूंदी गणेश अपने भक्तों के घर के सपने को साकार करते हैं। इस मंदिर में आने वाले भक्त मंदिर के आसपास बिखरे पत्थरों से अपना मन चाहा घर बनाते हैं और गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि जैसा घर उन्होंने उनके मंदिर में बनाया है वैसा ही घर उनका भी जल्द बना दें। गणेश जी भी अपने भक्तों की पुकार शीघ्र ही सुन लेते हैं और उन्हें अपना आशियाना मिल जाता है। जानकारी के मुताबिक ये मंदिर करीब 1400 साल पुराना है। कहा जाता है कि चवंद ऋषि ने यहाँ 500 वर्ष तक तप किया था, इसीलिए इस जगह का नाम चूंदी पड़ा है। तो यहाँ जब लोगों को देखता हूँ कि आके अपना घर बनाते हैं और बनाने के बाद वो वापस आते हैं कि हमारा घर बन चुका है, तो मतलब एक आस्था बढ़ जाती है लोग। और गजानन जी का बहुत पर्चा है यहाँ पर और हर मनोकामना पूरी करते हैं गजानन जी। और यहाँ पर ये पत्थरों से मकान बनाए जाते हैं और जो भी मकान यहाँ बनाकर जाता है वो जैसे ही बनाएगा और वैसे ही उसको उसी हिसाब से मकान मिलेगा। 20 मिनट 20 खबर में अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। बाल मजदूरी के खिलाफ कड़े कानून के बावजूद ऐसी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। यूपी के प्रयागराज में जीआरपी ने एक ऐसे ही गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो अलग अलग राज्यों के बच्चों को नौकरी दिलाने के नाम पर कानपुर और दिल्ली लेकर जा रहा था। जीआरपी ने इस ऑपरेशन के दौरान 50 लड़कों को मुक्त कराया, जिसमें 33 नाबालिग थे। जीआरपी ने नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की संस्था बचपन बचाओ आंदोलन और चाइल्ड हेल्पलाइन की सूचना पर नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस में ये छापेमारी की। जीआरपी ने पूरी ट्रेन की तलाशी ली, जिसमें कई टीमों में बटे बच्चे अलग अलग बोगियों में मिले। सभी को स्टेशन पर उतारा गया। पूछताछ में पता चला कि कुछ बच्चे पश्चिम बंगाल और कुछ बच्चे बिहार के रहने वाले हैं। इन बच्चों को कानपुर और दिल्ली के आनंद विहार ले जाया जा रहा था। साथ ही कुछ बच्चों को पंजाब के लुधियाना में सिलाई और मोमोज के काम के लिए ले जाया जा रहा था। बच्चों को ले जा रहे लोगों ने उनको 11 टीमों में बांट रखा था। हर टीम को एक व्यक्ति लीड कर रहा था। पकड़े जाने के बाद पूछताछ में बताया गया कि उन्हें मदरसे में पढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा था। हालांकि कोविड के चलते मदरसे अभी बंद हैं। इस संबंध में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सूचना दी गई है, वो आकर जांच कर रहे हैं। तो जांच में जैसे भी तथ्य आएंगे उस हिसाब से अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। कांकेर में 22 हाथियों के दल ने आतंक मचा रखा है। भानु प्रतापपुर इलाके में लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। कई गांव में हाथियों के दल ने 1 महीने से भारी उत्पात मचा रखा है, जिससे बारिश के दिनों में ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाथियों ने ग्रामीणों के घरों को तोड़ दिया है। इसके अलावा लोगों के घर में रखे धान और चावल को बर्बाद कर दिया है। फसल बुआई के लिए रखे धान के बीज को भी तहस नहस कर दिया है। हाथी अब पालतू जानवरों और ग्रामीणों पर सीधा हमला करने लगे हैं। आलम यह है कि अब लोग अपनी जान बचाने के लिए 50 फीट ऊंचे पेड़ों पर मचान बनाकर रहने को मजबूर हैं। वन कर्मी का भी कहना है कि हाथियों ने ग्रामीणों को काफी नुकसान पहुंचाया है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। हाथी एक्सपर्ट टीम राजधानी रायपुर से कांकेर तो पहुंची है, लेकिन अब तक हाथियों को नियंत्रित करने में टीम नाकाम साबित हुई है। हाथियों की निगरानी के लिए वन अमला तैनात जरूर है, लेकिन हाथियों को सही ढंग से ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। मुंबई मंडल के आरपीएफ जवानों ने एक बुजुर्ग की जान बचा ली। दरअसल चलती ट्रेन से उतरते समय बुजुर्ग का पैर फिसल गया, जिससे वो नीचे गिर गए। प्लेटफॉर्म पर तैनात आरपीएफ जवान उमेश माली की नजर उन पर पड़ी, जिसके बाद उन्होंने एक यात्री की मदद से उस बुजुर्ग की जान बचा ली। इसके लिए खुद रेल मंत्री पीयूष गोयल ने उमेश माली की प्रशंसा की। साथ ही महाप्रबंधक मध्य रेल मंडल और आरपीएफ की ओर से उनके कामों की सराहना की गई और सम्मान के तौर पर उन्हें 2000 रुपए प्रदान किए गए। अपनी हरियाली से मन को मोह लेने वाला ये दृश्य उस स्मृति वन मेमोरियल पार्क का है, जिसका निर्माण गुजरात के भुज के भुजिया डूंगर के पास हो रहा है। 2001 में कच्छ में विनाशकारी भूकंप में मारे गए हजारों लोगों की स्मृति में इस पार्क का निर्माण पिछले 8 सालों से चल रहा है, जो अब अपने आखिरी चरण में है। इस स्मृति पार्क को बनाने का फैसला गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी ने किया था और 2012 में डूंगर के पास स्मृति परियोजना शुरू की थी।
यहाँ चेक डैम, सनसेट पॉइंट, वॉकवे, संग्रहालय, वृक्षारोपण, सूर्य परियोजना, गेट, LED लाइट, पार्किंग, सड़क समेत कई टूरिस्ट स्पॉट का निर्माण कार्य भी पूरा हो चुका है और अब सिर्फ संग्रहालय का काम बाकी है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 8 महीनों में जनता के लिए ये स्मृति पार्क खोल दिया जाएगा। आसपास डेंस प्लांटेशन यानी कि इकोलॉजिकल कंजर्वेशन भी यहाँ पे रखा गया है। तो उसके नीचे यहाँ पे प्लांटेशन हुआ था, तकरीबन 80,000 से ज़्यादा प्लांटेशन हो चुका था विद द हेल्प ऑफ द NGO एंड द CSR कंट्रीब्यूशंस ऑफ दैट डिफरेंट एजेंसी। एक नवंबर 2020 को अहमदाबाद साबरमती रिवर फ्रंट से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया के लिए शुरू किए गए सी प्लेन ने खूब सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन PM नरेंद्र मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट सी प्लेन पिछले 2.5 महीने से बंद है। सी प्लेन ने आखिरी उड़ान अप्रैल के पहले सप्ताह में भरी थी, लेकिन उसके बाद 50 साल पुराने सी प्लेन को मेंटेनेंस के लिए मालदीव भेज दिया गया था और अभी तक वो वापस नहीं आया है। सरकार ने इस सेवा पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन सुविधा और सेवा नियमित रूप से नहीं चल रही है, जिससे सैलानी निराश है और जल्द से जल्द ये सेवा शुरू करने की मांग कर रहे हैं। राज्यों में कोरोना के मामले कम होने के बाद केवड़िया को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है, लेकिन सी प्लेन की सेवा नहीं होने से सैलानी इसका लुत्फ नहीं उठा पा रहे हैं। बुरहानपुर के इंदिरा कॉलोनी की रहने वाली महिलाओं ने बड़े ही धूमधाम से पौधे का जन्मदिन मनाया। इस मौके पर महिला ने न सिर्फ मंगल गीत गाए बल्कि पौधे के जन्मदिन पर केक काटकर खुशियां भी मनाई। स्थानीय महिलाओं का कहना है कि अगर हर कोई एक पौधा अपने घर के आसपास लगाए और उसकी देखभाल करे, इससे न सिर्फ पर्यावरण में प्रदूषण कम होगा बल्कि लोगों को भी फ्रेश एयर मिल पाएगा। बता दें, जिस पौधे का अनूठा जन्मदिन मनाया गया है वो आज से ठीक 1 साल पहले वट सावित्री पूजा के दिन रोपा गया था। पेड़ लगाने को लेकर लोग जागरूक हो, इसको लेकर ये अनूठा जन्मदिन मनाया गया। हाल ही में कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों को ऑक्सीजन की वैल्यू समझ में आ गई, इसलिए हम पेड़ हमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं। इस मौके पर महिलाओं के समूह ने 50 घरों में पौधा वितरण किया गया और उसे लगाकर शपथ दिलाई गई। हरे भरे अमरूद की मिठास तो आपने खूब चखी होगी, लेकिन क्या कभी काले अमरूद के बारे में सुना है? नहीं ना? तो ये है वो काला अमरूद, जिसकी काली रंगत भले ही आकर्षक ना लगे, लेकिन जब आप इसका स्वाद लेंगे तो इसके दीवाने हो जाएंगे। भागलपुर की बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कृषि वैज्ञानिकों ने लंबे शोध के बाद अमरूद की इस अनूठी किस्म की खोज की और अब इसके नन्हे पेड़ की टहनियों में काले अमरूद खिलने लगे, तो इसकी खुशबू हर तरफ फैल रही है। कि आप देख रहे होंगे ये अमरूद टोटली काला टाइप का है। इसमें एंथोसिन कंटेंट बहुत ज़्यादा है और इसका स्किन भी काला है और अंदर का जो गुदा है वो भी काला टाइप का है। स्वाद और सेहत की कई अनमोल गुणों से भरपूर काला अमरूद एंटीऑक्सीडेंट की खासियत से तो लबालब है ही। इसके एक एक पौधे में एक बार में 5-5 किलो काला अमरूद फलने फूलने लगता है, जिसे मार्केट में बेचकर किसान तो मालामाल हो ही जाएंगे। कोरोना काल में काले अमरूद का स्वाद लेकर आप भी रोग प्रतिरोधक क्षमता से लैस हो जाएंगे, इसलिए जल्द ही इसका व्यावसायिक उत्पादन शुरू होने जा रहा है। 1983 में लॉर्ड्स के मैदान में वनडे वर्ल्ड कप क्रिकेट जीतकर इतिहास रचने वाली टीम के सदस्य हरियाणा के गुरुग्राम में इकट्ठा हुए और जीत की यादों को ताजा किया। इस जीत के 38 सालों बाद इकट्ठा हुए क्रिकेटर्स ने इस मौके पर एक किताब भी लॉन्च की। इस किताब में टीम इंडिया के अनसुने किस्से भी लिखे गए हैं। इस आयोजन में पूर्व कप्तान कपिल देव, मोहिंदर अमरनाथ, संदीप पाटिल, दिलीप वेंगसरकर, सैयद किरमानी सहित कई खिलाड़ी मौजूद रहे।
इस मौके पर एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई, जिसमें टीम इंडिया के कई खिलाड़ियों के अनुभवों को शामिल किया गया। इस अवसर पर मोहिंदर अमरनाथ ने कहा कि ये शानदार आयोजन है और इससे पुरानी यादें ताजा हो गई हैं। वहीं संदीप पाटिल ने कहा कि इस आयोजन ने एक बार हमें फिर खुश होने का मौका दिया है। ये टीम ऐसी है कि सब एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, इज्जत करते हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं। इतने साल बीतने के बाद भी अगर हमारे भारतवासियों को हमारी याद आती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। कोरोना की तीसरी खतरनाक लहर से जूझ रहे थाईलैंड में मौत का डर भी लोगों के मन में जल रही लोकतंत्र की लौ को बुझा नहीं पाया। प्रधानमंत्री के इस्तीफे, संविधान में बदलाव और राजशाही को और जवाबदेह बनाने की मांग पर प्रदर्शनकारी एक बार फिर राजधानी बैंकॉक में सड़कों पर उतरे और संसद की तरफ कूच कर दिए, जिसके लिए झंडे बैनर लेकर प्रदर्शनकारियों ने एक विशाल मार्च निकाला और ड्रमों की जोरदार थाप पर बिना थके बिना रुके संसद की तरफ बढ़ते रहे। हुजूम ऐसा कि चौड़ी सड़क तक लोगों से भर गई और गाड़ियों के चलने के लिए तो बस एक ही लेन बची। इस दौरान कुछ लोग तो गले में माला और सिर पर ताज पहनकर सरकार और राजशाही का विरोध करने पहुंच गए। जैसे ही संसद सामने दिखी, प्रदर्शनकारियों ने वहीं डेरा डाल दिया। कहीं कोई बवाल न हो जाए इसलिए पुलिस ने भी कमर कस ली। आखिरकार सरकार को भी झुकना पड़ा और उसके नुमाइंदे प्रदर्शनकारियों से मिलने पहुंचे। असल में थाईलैंड की संसद में संविधान में संशोधनों पर वोटिंग होनी है, लेकिन प्रदर्शनकारियों का दावा है कि संशोधन उनकी मांगों के हिसाब से कतई नहीं है। पश्चिम एशिया के देश लेबनान में चरमराती अर्थव्यवस्था और राजनीतिक गतिरोध पर लोगों का गुस्सा ऐसा फूटा कि उन्होंने राजधानी बेरूत के मुख्य हाईवे को ब्लॉक कर दिया। लेबनान में तेल की भयानक कमी हो गई है, वहां का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से खत्म हो रहा। आग बबूला प्रदर्शनकारियों को देखकर हाईवे से गुजरने वाले लोगों ने भी चू तक नहीं की और चुपचाप अपनी गाड़ियों को किनारे से निकालकर आगे बढ़ गए। बेरूत में प्रदर्शन की वजह से इतना जाम लग गया कि वहां की सेना के जवानों को ट्रैफिक संभालना पड़ा। इंटरनेशनल मार्केट से कच्चा तेल खरीदने के लिए डॉलर चाहिए, जबकि लेबनान में आर्थिक तंगी का हाल यह है कि वहां एक अमेरिकी डॉलर खरीदने के लिए लोगों को 16,000 लेबनीज पाउंड खर्च करने पड़ रहे हैं। और पेट्रोल डीजल के लिए भटक रहे वहां के लोगों ने उसी गुस्से में हाईवे जाम कर दिया, और जब गाड़ी चला ही नहीं सकते तो हाईवे किस काम का। दक्षिण अमेरिका के देश चिली में मौजूद एंडीज के पहाड़ों से सांसें अटका देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां 5,000 मीटर की ऊंचाई पर फंसे 27 लोगों को बचाने के लिए चिली की मिलिट्री पुलिस के एक स्पेशल दस्ते को जमीन आसमान एक करना पड़ा। बताया गया कि ये लोग वहां एक दर्रे को पार कर रहे थे, लेकिन अचानक एक तूफान आया और सभी अपनी गाड़ियों में कैद हो गए, जिसके बाद -20 डिग्री सेल्सियस की खून जमा देने वाली ठंड में अपनी जान दांव पर लगाकर पुलिस के जवानों ने 5 घंटे की चढ़ाई की और मुश्किल में फंसे लोगों के पास पहुंचे। मौसम तो दुश्मन बना बैठा ही था। रात में मिशन पर निकले बचाव दल के लिए अंधेरा भी मुसीबत बन रहा था। पुलिस ने लोगों को बचा तो लिया, लेकिन संकट के बादल छटे नहीं, क्योंकि पहाड़ों से उतरते वक्त मौसम ने एक बार फिर विकराल रूप दिखाया और जोरदार बर्फीली हवाएं चलने लगी। हालांकि शुक्र रहा कि सभी लोग और बचाव दल सुरक्षित नीचे आ गया। दक्षिण अमेरिका के देशों में जून से सर्दी पड़ने लगती है और चिली में एंडीज की पहाड़ियों में तो पिछले 2 हफ्ते से लगातार बर्फीले तूफान का हमला हो रहा है, जिसकी चपेट में पहाड़ी रास्ते से गुजरने वाले भी आ गए, जिनको बचाने में कुछ घंटे की देरी होती तो ठंड से उनकी जान भी जा सकती। यूरोप के देश चेक रिपब्लिक से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां सड़क पर 2 लोगों के बीच छिड़ी बहस को सुलझाने पहुंचे पुलिस वालों पर हत्या का आरोप लग गया, क्योंकि पुलिस के आक्रोश का शिकार हुए उनमें एक आदमी की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया, लेकिन सामने आई तस्वीर में पुलिस की बर्बरता साफ नजर आई, जिसमें एक पुलिस वाला अपने घुटने से सड़क पर पड़े आदमी की गर्दन दबाता दिखा, जबकि उसका साथी उस शख्स के पैरों पर घुटनों के बल बैठ गया। इस दौरान पुलिस कर्मियों के हत्थे चढ़ा आदमी दर्द से कराहता रहा। इतना ही नहीं, दर्द से बिलबिलाते शख्स को एक पुलिस वाला डंडे से पीटता भी नजर आया। कुछ देर में यह आदमी एकदम शांत हो गया और पुलिस वाले उसके हाथ पैर बांधते दिखे। बताया गया कि वहां से अस्पताल ले जाते समय इस आदमी की मौत हो गई, जिसके बाद दर्जन भर लोगों ने उसी जगह पर इकट्ठा होकर उस आदमी की याद में मोमबत्तियां जलाई। वहीं कुछ लोगों ने उसकी मौत की तुलना अफ्रीकी मूल के अमेरिकी जॉर्ज फ्लॉयड से कर पुलिस पर हत्या का आरोप लगा दिया। हालांकि पुलिस ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार कर ड्रग्स लेने को उसकी मौत की वजह बताया।
चेक गणराज्य में संदिग्ध आरोपी के साथ पुलिस का सलूक अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड जैसा ही दिखा और वहां के लोग इसे हत्या बता रहे हैं, जबकि चेक गणराज्य की पुलिस का दावा है कि रोम मूल के आरोपी की मौत ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से हुई, जिसने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।